Students, this is CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। आज हम देखेंगे सेकेंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी से हम कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एट एफसी। इनकम मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे सारी इनकम, जितनी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती है, हम उस सारी इनकम को ऐड करेंगे और उससे हमारे पास आएगा एनडीपी एट एफसी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है और बहुत ही रीज़नेबल मेथड है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो बेसिकली इनकम निकालनी है, तो हम जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सभी की इनकम को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। एक बार मीनिंग देखते हैं। ऑल द इनकम अर्नड और अक्रूड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। इन चारों से जो भी इनकम आती है हम उनको ऐड करेंगे और उससे हमारा आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। अब हमने देखा हुआ है कि लैंड से हमें क्या मिलता है। लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। ये बेसिक सी चीज़ है जो कि हमने ऑलरेडी हमारे बीएसटी में पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे लैंड से और क्या मिल सकता है, लेबर से खाली वेजेस के अलावा और भी कुछ मिलेगा। हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, उन सबको हम एडअप करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। सो कमिंग टू फर्स्ट इज़ लेबर। लेबर में हम एक चीज़ देखेंगे, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। फर्स्ट इज़ कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ के अंदर एम्प्लॉय को जितना भी हम जिन भी तरीक़ों से हम उनको पैसे दे रहे हैं हम वो इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, एम्प्लॉयज़ की इनकम, राइट। तो एम्प्लॉयज़ को क्या क्या दिया जा सकता है। फर्स्ट, वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीज़ें हो गई। वो काम कर रहा है और किन किन तरीके से उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये है कैश, वेजेस इन कैश, सैलरी इन कैश, बोनस इन कैश, कमीशन इन कैश, डियरनेस अलाउंस इन कैश। सेकेंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब एम्प्लॉयज़ को खाली कैश में पेमेंट नहीं किया जाता, उनको काइंड मतलब पैसों के अलावा उनको अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो भी उनके वेजेस एंड सैलरीज में ही कैलकुलेट होते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज, जैसे कि एग्जांपल हो गया फ्री होम, राइट। एम्प्लॉयज़ को होम दे देते हैं इंस्टेड ऑफ कैश, कार, एजुकेशनल फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो ये हो गई सारी चीज़ें काइंड में। एक चीज़ याद रखना कि अगर वेजेस इन कैश में अगर पे हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी अगर रिम्बर्समेंट किया जा रहा है, रिम्बर्समेंट मतलब कि जैसे एम्प्लॉयज़ है, वो बिज़नेस टूर पे कहीं गया है और उसने सारा खुद से पे किया है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, जितना भी उसका खर्चा लगा है कंपनी वापस उसको रिम्बर्स करती है। तो एक्चुअल में ये उसकी कोई सैलरी या उसका वेजेस नहीं हुआ, बस उसने जो खर्चा किया था वही उसको वापस से पे बैक किया है। तो रिम्बर्समेंट कभी भी वेजेस एंड सैलरीज में नहीं आता, राइट। थर्ड इज़ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कोई भी पैसा एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई सोशल सिक्योरिटीज़ में देता है तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है इन कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लेबर वेलफेयर फंड। इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हम कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ में ऐड नहीं करेंगे। ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ पे करती है एम्प्लॉय के लिए तो वो भी ऐड नहीं होगा। ये जो मैंने रेड में लिखा है वो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ में ऐड नहीं होगा, राइट। बेसिक सी चीज़ इतनी है, हमें खाली इतना देखना है कि एम्प्लॉय को क्या क्या सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय को किस किस तरीके से इनकम मिल रही है, खाली वो ऐड ऑन होगा। तो एक हो गया कैश में जो भी वेजेस, सैलरीज, बोनस मिल रहा है, काइंड में कोई भी चीज़ मिल रही है, या फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल
सिक्योरिटीज़, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ER, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में ये आता है, कन्फ्यूजन होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ना कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो क्वेश्चन है उसमें कैसे देते हैं, या फिर तो तुम्हें कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ पूरा दे देंगे, सपोज़ यहाँ पे हम लेते हैं 100, राइट, या फिर यहाँ पे तुम्हें पूरा ये कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ दे दिया 100, या फिर अलग अलग करके देंगे 20 और ये हो गया 60, राइट। इसका मतलब इन तीनों को अगर ऐड किया जाएगा, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो हमारा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ ही आएगा। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ मीन्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, राइट। ये हो गया हमारा वेजेस, लेबर, जो भी लेबर को पैसे दिए जाते हैं, तो लेबर के अंदर हमने देख लिया कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट लैंड से दो तरीके से हमें मिल सकती है इनकम, एक रेंट और एक रॉयल्टी। रेंट में एक्चुअल रेंट या इम्प्यूटेड रेंट दोनों आएगा। रेंट एक्चुअल रेंट हुआ मतलब कि हमने हमारा हाउस किसी को एक्चुअल में लेट आउट कर रखा है, किसी को भाड़े पे दे रखा है और वो हमें रेंट पे कर रहे हैं, या फिर हम खुद के ही हाउस में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो अगर हम वो हाउस किसी और को अगर देते तो उनसे हमें कितना रेंट मिलता, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। इन शॉर्ट, हम जिस घर में रह रहे हैं उसका भी रेंट कैलकुलेट करना है, साथ में हमने जो लेट आउट कर रखा है उसका भी रेंट कैलकुलेट करना है। सेकेंड इज़ रॉयल्टी। यहाँ पे हमने देखा खाली लैंड लेट आउट हो रहा है, उसके लिए रेंट। उसके अलावा हम जो भी एसेट्स को किसी को भी यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उस एसेट्स पे वो हमें रॉयल्टी पे करते हैं, राइट। तो रॉयल्टी पे जो लीजिंग राइट्स, रॉयल्टी भी जो हमें मिलती है वो हमारे लिए होता है एसेट्स। जैसे हमने कोई भी ब्रांड, हमने कोई सपोज़ जैसे अभी ये है किड्जी स्कूल है, राइट, तो किड्जी अलग अलग अपने वो फ्रेंचाइजीज देती है और उस पर रॉयल्टी मांगती है। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम यूज़ करने के लिए दे रही है। तो वो हो गई, कोई भी एसेट यूज़ करने के लिए अगर हम किसी को देते हैं उस पर वो हमें रॉयल्टी पे करते हैं, और वो भी एक तरीके से हमारी होती है इनकम। तो यहाँ पर आ गया रेंट एंड सेकेंड इज़ रॉयल्टी। थर्ड कैपिटल पे हमें मिलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस, यहाँ पर इस चीज़ को मार्क करेंगे हम, प्रोडक्टिव सर्विस। क्यों यहाँ पे प्रोडक्टिव सर्विस लिखा है? इंटरेस्ट तो हमें पता ही है कि हमने बैंक में हमने डिपॉजिट किया, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम हो गई। या बैंक से हमने लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, हमें हर सेक्टर की इनकम को ऐड करना है, तो वो हो गई इंटरेस्ट इनकम। तो ये सारी जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए हम बिज़नेस के लिए अगर हम लोन लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो हो गया प्रोडक्टिव सर्विस। पर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं और फिर उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो उसको प्रोडक्टिव सर्विस नहीं कहा जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज। अब क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है पब्लिक डेट पे गवर्नमेंट से, तो वो इस इंटरेस्ट में ऐड नहीं होगा। पेड बाय वन फर्म टू अनदर, अगर कोई एक फर्म दूसरी फर्म को पे करती है इंटरेस्ट, तो वो भी ऐड नहीं होगा। जैसे हम हमारी इंडिविजुअल की बात करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट अगर पे करता है तो वो ऐड नहीं होता। सेम यहाँ पर भी अगर एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे करेगी तो वो भी ऐड नहीं होगा। फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर आ गया प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट। प्रॉफिट किस किस से बना होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कि सपोज़ हम एक फर्म रन कर रहे हैं और हमने प्रॉफिट अर्न किया 100 का, तो हम उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एज अ टैक्स, एज अ डिविडेंड एंड एज अ रिटेन्ड अर्निंग। यानी अगर इन तीनों को प्लस किया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। सेम जैसा
यहाँ पर कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ में किया था, यहाँ पर ये क्या किया था, बाइफरकेशन किया था कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। सेम हियर, अगर हम यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो कंपनीज टैक्स पे करती है। डिविडेंड, जो पैसा बचता है और वो जो शेयर होल्डर को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके वापस से फर्म में ही इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो इन तीनों को एडअप करके हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ये चारों हो गए हमारे मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट लेबर, जिससे हमें मिल रहा है कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़। सेकेंड रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड इंटरेस्ट एंड फोर्थ इज़ प्रॉफिट। एक लास्ट और है यहाँ पर एड ऑन किया गया है, दैट इज़ मिक्स्ड इनकम। अब इसमें ऐसा है कि जो भी इनकम इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड नहीं है या फिर इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंक्लूजन करके एक इनकम बनती है तो उसको मिक्स्ड इनकम में डाल दिया गया। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने खुद के घर से ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे उसकी दो इनकम आ गई, एक तो जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रॉफिट और एक उसका रेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स्ड इनकम। तो ऐसी इनकम हम मिक्स्ड इनकम में कंसीडर करते हैं। जनरली क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली मिक्स्ड इनकम लिख कर ही दिया जाता है या फिर अलग से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लिख देंगे, वो हम जब सम सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हो गई हमारी सारी इनकम, हमने ये इनकम निकाली। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी इनकम को टोटल करेंगे, राइट। हमें इनकम मेथड है तो इन सारी इनकम को हम टोटल करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, NDP at FC। लेट्स सी क्या स्टेप्स है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम 5 कंपोनेंट्स। हमने ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया, ये एक बार OC को मत देखना, हमने ये 5 कंपोनेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास आया NDP at FC। नेक्स्ट NDP at FC से हमें जाना है NNP at FC। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस NFIA। NFIA प्लस करने से क्या होगा, डोमेस्टिक से हम चले जाएंगे नेशनल पर, तो हम आ गए यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ NNP at FC। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। समटाइम्स क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों के एडिशन को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हियर इट इज़ रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में कहीं से कुछ भी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमें एक एक चीज़ को कंसीडर करना है, राइट। प्रिकॉशंस हमें क्या क्या ध्यान रखना है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते टाइम, कि इसमें इंक्लूड क्या होगा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। जो भी प्रोडक्शन यूनिट का ओनर कोई भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, वैल्यू ऑफ ओनर्स हाउस जो हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या इंक्लूड नहीं होगा, ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम कोई भी तरीके की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो एक जो ट्रांसफ़र इनकम है वो एक्चुअली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके नहीं मिलता। ट्रांसफ़र इनकम क्या हो गया, स्कॉलरशिप, चैरिटी, डोनेशन, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो मिलता है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो ये सारी हो गई हमारी ट्रांसफ़र इनकम। सेकेंड इज़ सेकेंड हैंड गुड्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सेकेंड हैंड गुड्स, कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स को अगर हम सेल करते हैं उसकी इनकम हम कभी भी फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कोई भी मेथड में ऐड नहीं करते। थर्ड, सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स को भी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो हम शेयर्स, डिबेंचर्स को सेल करते हैं तो वो एक तरीके से ट्रांसफ़र ही हुआ। सपोज़ मैंने कोई शेयर लिए, फिर मैंने सेकंड पर्सन को वो बेचा, फिर सेकंड ने थर्ड को बेचा, तो ये 1 to 2, 2 to 3 पर्सनस को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई अगर बीच में कमीशन अर्न कर रहा है, सपोज़ जो ब्रोकर्स होते हैं, मेरे को अगर सेल करना है सेकंड पर्सन को, तो जो बीच में ब्रोकर होते हैं वो कुछ कमीशन लेते हैं, वो कमीशन उनके लिए इनकम है और उस इनकम को ऐड किया जाएगा। तो सपोज़
क्वेश्चन में दिया है ब्रोकरेज फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, तो वो नेशनल इनकम में ऐड हो। ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारी होगी वो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो उसी पे होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये वीडियोस को एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज़ विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन मतलब जो एक्चुअल बस जो गेन हो गए जिसमें कुछ किया नहीं गया, दैट इज़ लॉटरीज, हॉर्स रेस। तो ये जो होते हैं जो हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती, वो भी हमारे लिए इनकम नहीं होती। उन इनकम्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, राइट। तो लॉटरी, हॉर्स रेस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नहीं लॉटरी में तो मेहनत करनी पड़ती है या हॉर्स रेस में भी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत एक्चुअल मेहनत नहीं है। इसीलिए इन विंडफॉल गेन को भी हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे। एंड द लास्ट इज़ पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि जो पास्ट सेविंग है, तो सपोज वो पिछले साल की सेविंग है, तो वो तो ऑलरेडी उस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी होगी। उससे अगर हम इस साल का कोई पेमेंट करते हैं तो क्या वो इंक्लूड होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ईयर की हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है। तो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो। सो यहाँ पर हमारा होता है इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड से नेशनल इनकम।